बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आराम का दिन है HBL PSL 11 में और कल HBL PSL 11 का पहला क्वालिफायर मैच खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की क्रिकेट टीमों के दरमियान नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में। जबकि इसके बाद जो एक और क्वालिफायर जो है वो खेलना है वो खेला जाएगा हैदराबाद किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। 40 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं अब तक HBL PSL 11 के, और चूंकि इस मरतबा 2 टीमों का इजाफा हुआ, 8 टीमें थीं और फिर हर टीम को 10-10 मैच मिले। पहले सिंगल लीग पर 7-7 मैच थे, फिर उसके बाद 2 ग्रुप्स में टीमें डाली गई और उन 2 ग्रुप्स में भी हर टीम ने एक दूसरे के खिलाफ 3-3 मैचेस खेले। इन मैचेस के हवाले से ओवरऑल हम जायजा लेंगे कि HBL PSL 11 में हमने क्या खोया, क्या पाया, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, क्या गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया या पाकिस्तान से भी कोई नया टैलेंट उभर कर सामने आया। इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम। जब 2016 में पहली HBL PSL हुई तो फवाद कराची किंग्स के साथ वाबस्ता थे, लेकिन मैच तो नहीं खेल सके, लेकिन ये उस टीम के साथ दुबई में मौजूद थे। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी जो थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की विनिंग टीम का हिस्सा रहे और मोहम्मद शमी ने कई मैचेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड की न सिर्फ नुमाइंदगी की बल्कि इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की क़यादत के फ़राइज़ भी सरअंजाम दिए। इनसे बात करेंगे। इन्होंने लेवल 3 का कोचिंग कोर्स किया हुआ है, इस कोर्स के हवाले से भी बात करेंगे। कल के प्रोग्राम में बात अधूरी रह गई थी कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं कि जो कोचिंग कोर्स तो 2-3 दिन में कर लेते हैं और फिर उनको असाइनमेंट भी मिल जाता है, और कौन से ऐसे लोग हैं कि जो धूप में, कड़ी तपती धूप में क्रिकेट खेलते हैं, अपने तजुर्बे से फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, लेकिन उस पर किसी की नजर इनायत नहीं होती। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे फवाद आलम से। फवाद, अब लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है, 8 में से 4 टीमें फाइनल हो चुकी हैं। तवक्को कर रहे थे आप कि हैदराबाद की टीम जो शुरू के 4 मैचेस हारी वो जो है वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगी? जब शुरू में नहीं, जब 4 मैच हारी, बट वो जैसे 3 मैच जीती थी ना, उसके बाद 4 मैच हारने के बाद जब 3 मैच वो जीती है, तो जब मैंने आपको उस टाइम भी अगर आप देखें इंटरव्यूज में हमारी जब बात हुई तो मैंने यही कहा था कि हैदराबाद ने अब बहुत सी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, जिसमें लाहौर आता था, जिसमें कराची आता था, जिसमें कोयटा भी आता था। कोयटा भी उस टाइम समहाउ चांसेस थे कि आगे के मैच जीतेगी तो वो भी क्वालिफाई कर सकती है, बट हैदराबाद कहीं से नहीं कर सकती थी क्योंकि 4 के 4 मैच वो हारी हुई थी। बट जिस तरह के मैचेस वो खेलती हुई आई है, जिस तरह के वो जो है मैचेस जीती है और अच्छी टीमों के खिलाफ जीती, उन्होंने मुल्तान को मैच मारा, ठीक है, उन्होंने जो है कराची को मैच मारा, पिंडीज को आखिरी लाहौर को मारा, उन्होंने पिंडीज को मारा। पिंडीज में देखिए बहुत ज्यादा प्रेशर था। मेरे ख्याल से पूरे 10 मैचों का प्रेशर जो था ना, उनके 9 मैचों का प्रेशर इतना नहीं था आखिरी मैच जितना ये 10वें मैच का प्रेशर। मुझे लगता है ऐसा जो कल तो उनका मैच है पेशावर, उसका फिर अगले दिन जो उनका मैच है मुल्तान और हैदराबाद का, उसका भी इतना बड़ा प्रेशर नहीं होगा जितना ये जो है लास्ट मैच जो कल हुआ है हमारा, इनका जो है 10वां मैच जो हुआ है, जितना उसका प्रेशर है। क्यों? क्योंकि 84 रन से मैच जीतना है। अगर पहले जो है बैटिंग आती है तो फिर और 10 ओवर में करना था। एग्जैक्टली, जब दूसरी अगर बैटिंग आती है तो आपको 10 ओवर में करना है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर में आके ये उन्होंने क्वालिफाई किया। इधर ये देखें मुल्तान के लिए मुश्किलात हो सकती है बेग साहब, क्योंकि एक ऐसी टीम ऐसी उठ के आई है और आप राउंड में उनसे मैच भी आ रहे हो जब आप अच्छा खेलते हुए आ रहे हो, तो उन्होंने अपना पीक पकड़ा है, टाइम दे सकते हैं। एग्जैक्टली, तो ये मैच हमें अच्छा देखने के लिए मिलेगा। बट इसका एक चीज और होगी कि वो उस जगह पे दोबारा वापस जा रहे हैं जहां पर वो मैच नहीं जीते, अच्छी नहीं रही। समी, अगर आप देखें तो लास्ट ईयर की दोनों फाइनलिस्ट टीमें लाहौर कलंदर्स जो कि चैंपियन थी और कोयटा ग्लैडिएटर्स दोनों प्लेऑफ्स में भी नहीं पहुंच सकी। आप क्या समझते हैं कि इस मरतबा जो 2 टीमों का एडिशन हुआ है, पिंडीज ने तो सबको बड़ा डिसअपॉइंट किया, लेकिन हैदराबाद किंग्समैन जो थी वो आगे आई। आप समझते हैं कि यही तवक्को की जा रही थी? वरना ये तो अपसेट था ना लाहौर कलंदर्स के लिए कि लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाई। जी हाँ, बिल्कुल। और देखें, बात हम कर रहे थे रावलपिंडी की, तो जैसी वो मैच हारी मुझे था कि क्वालिफाई तो नहीं होगा, लेकिन ये किसी टीम की पार्टी जरूर स्पॉइल करेगी, और उन्होंने लाहौर कलंदर की पार्टी स्पॉइल की। और देखें तो इसमें लाहौर कलंदर का अपना भी बहुत ज्यादा हाथ है। जिस तरह से वो मैच जीतने चाहिए था, जो माजी में जीतते रहे अपनी बॉलिंग की वजह से, वो नहीं जीत पाई, इस वजह से लाहौर कलंदर आ रही। फिर आप बात करें कोयटा की, देखें कोयटा 11 सीजन में 1 दफा ट्रॉफी जीती हुई,
ऐसा नहीं है कि 2-3 साल जीती हुई, तो ये हर साल हम देखते रहते हैं। इस दफा 7 मैच हारी है 10 में से। जी हाँ, तो ये कि 10 में से अगर एक साल आप ट्रॉफी जीतते हो तो कहीं ना कहीं आपकी कमी है कॉम्बिनेशन में या खेलने के तरीके में। सोचना होगा कि इस तरह जिस तरह बाकी टीमें 3-3 ट्रॉफियां ले चुकी हैं, तो कोयटा ने अभी तक एक ली हुई है। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कोयटा की अभी भी इनको बहुत ज्यादा जरूरत है प्लानिंग की, और अगली दफा जब भी आए नेक्स्ट PSL में तो जीत के आने के लिए आए, ना सिर्फ कम्पीट करने के लिए। फवाद, अगर हम देखें तो आप नहीं समझते थोड़ी सी बैड लग रही लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के साथ, क्योंकि दोनों टीमें 5-5 मैच जीती हैं, 5-5 हारी हैं, और हैदराबाद किंग्स में भी 5 मैच जीती 5 हारी, लेकिन यहाँ पर रन रेट आया। तो आप समझते हैं कि अगर जब वो टीमें खेल रही थी तो उस वक्त प्लानिंग के साथ खेल रही होंगी ना, ताकि उनका आखिर में अगर नेट रन रेट पर फैसला हो तो उस सूरत में उन्हें बढ़तरी हासिल हो। देख साहब, शुरू से जब भी हम बात करते हैं ये कहते हैं कि यार जब अगर आप मैच भी हार रहे हो तो एटलीस्ट इतना गंदा मैच ना हारो कि आपका जो नेट रन रेट है वो गंदा हो जाए, क्योंकि फिर आगे अगर आप क्वालिफाई करना हो तो अगर आपका नेट रन रेट पे आएगा तो एटलीस्ट आपका रन रेट अच्छा होगा, तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। जैसे अब हैदराबाद, अगर मैंने पहले ही कहा था ना, हैदराबाद जो लास्ट मैच जो अपना हारी थी इस्लामाबाद से, अगर वो 80 पे या 82 पे आउट नहीं होती तो उनको इतना मुश्किल से नहीं है क्वालिफाई करना पड़ता, इजीली 10, 15, 20, 25 रन से मैच जीतना पड़ता, तो वो जो है इजीली क्वालिफाई कर जाती। वो डिफरेंस उसके उस 80 का आया, बहुत फर्क। और लाहौर का भी देखें, लाहौर भी आउट हुई अंडर 100, 87 पे, 100 पे, 124 पे, ये 125 पे, और कराची भी इसी तरह आउट हुई है। तो उस वो जो शुरू से जो रन रेट था ना उनका नेट रन रेट, तो वो नीचे होता गया, माइनस में आते, हालांकि वो लोग प्लस में थे, लाहौर प्लस में थे। अगर आप देखें शुरू में लाहौर प्लस में, कराची आने से पहले प्लस में, एग्जैक्टली, तो एकदम से वो नीचे गया। तो ये सारी चीजें आपको देखना चाहिए। इवन आप जब बात भी करते हो, मीटिंग भी करते हो, तो ये बताना चाहिए प्लेयर्स को यार कि ठीक है, समहाउ समटाइम अगर हम चेस करने जा रहे हैं, 200 चेस करने जा रहे हैं, अगर आप देखते हो कि यार 70 पे हमारे 4 आउट हो गए, तो एटलीस्ट हम आराम से खेल के 160, 170 जरूर कर लें, क्योंकि नेट रन रेट पे इतना ज्यादा हमारा जो है ना फर्क ना पड़े। कहीं अगर हम 130 पे आउट होते हैं तो हम कोशिश करें कि ठीक है यार, अगर हम मैच नहीं जीते तो दूसरी टीम 19 ओवर में जाके करें, हम 5-6 विकेट ले सके, तो ये चीजें फिर डिफरेंस क्रिएट करती है आखिर में आपको। समी, ये सरप्राइजिंग नहीं कि एक टीम जिसका माइनस में नेट रन रेट है, हैदराबाद किंग्स में, वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई। ये भी किस्मत की देवी इन पर या तो मेहरबान थी या किस्मत के धनी, या कह सकते हैं माइनस में नेट रन रेट वाली टीम फाइनल क्वालिफाई कर गई है प्लेऑफ। जी हाँ, कह तो सकते हैं सॉरी कि किस्मत के धनी है, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए इनकी पूरी टीम को, इनको, इनके प्लेयरों को, कि जिस तरह से 4 मैच हार के इन्होंने कमबैक किया है। आप देखें कि अभी भी आप समझते हैं साइम अयूब नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, 1-2 और बैटलर हैं जो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन स्टिल दे आर इन द प्ले ऑफ। अगर आप बात करें बिलीव की, तो ये इससे ज्यादा क्या बिलीव होगा। एक टीम अब मुसलसल टूर्नामेंट के बाहर थी, एकदम नॉकआउट पे आ गई थी 4 मैच के बाद, और आज आप देखें कि अब बिल्कुल प्रेशर ऑफ हो गया होगा इन पे कि प्ले ऑफ में ऑलरेडी आ गए। तो मेरे ख्याल में बड़ी डेंजरस टीम होगी प्ले ऑफ में, और मुल्तान सुल्तान भी हार के आ रही है इस्लामाबाद से इनके खिलाफ, तो मेरा ख्याल में थोड़ा सा इनको अपर हैंड भी होगा, थोड़ा विनिंग मोमेंटम लेके जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त। फवाद, इनके बैट्समैनों को अगर आप देखें हैदराबाद किंग्समैन के, तो मार्नोस लबुशैन ने 274 रन बनाए, और उनके अलावा 256 उस्मान खान ने बनाए। बाकी इनका कोई और बैट्समैन 200 नहीं क्रॉस कर सका, 100 या 100। तो इनकी बैटिंग इन्हीं के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, और आप समझते हैं कि मार्नोस लबुशैन का ओपनर आने का फैसला, शुरू के मैचेस में वो ओपनर नहीं आए थे, लेकिन ओपनर आने का फैसला जो था वो उनकी टीम के लिए सूटमंद था। उनकी टीम के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए बड़ा जो है सूट किया, क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने रन्स किया। अगर आप देखें शुरू में रन्स भी, स्ट्राइक रेट भी उन्होंने जो है इंप्रूव किया। उस टाइम अगर शुरू में देखें तो 108, 110 का स्ट्राइक रेट था शुरू के जब 4-5 मैच जब वो खेले, अब 129 का हो गया। तो स्ट्राइक रेट भी उन्होंने जो है ना इंप्रूव किया। और जहां तक आप ओपन की बात करते हैं, और जितना आपने बैट्समैनों को बताया, देखिए इनकी जितनी भी बैटिंग लाइन है, इनकंसिस्टेंसी रहेगी। लबुशैन नहीं है, क्यों? क्योंकि वो बड़ी क्रिकेट खेलता है, लंबा फॉर्मेट खेलता है, तो उसको पता है कि यार कंसिस्टेंट रहना है। बाकी जितने भी इनके बैट्समैन, हाँ इसमें एक उस्मान खान है, इसको आप देखें कि वो लेटर ऑन देखें कि कितना उसने कमबैक किया, कि आखिर सिर्फ 2-3 मैचों में उसने जो है 200 रन बनाए हैं। तो कितने रन पे पहुंचा वैसे? 200 उसके हो गए 256। तो समझ लें कि 7 मैचों में उसके तकरीबन 80 रन थे। उसके बाद वो तीन इनिंग्स में उसने 256 रन पे पहुंच गया। तो ऐसे प्लेयर हैं इनके पास जो है कंसिस्टेंट, क्योंकि आप देखें उस्मान खान अगर जितनी भी PSL खेला उसने परफॉर्म जरूर किया, उसने सेंचुरी भी बनाई है, उसकी 4 सेंचुरियां PSL। एग्जैक्टली, तो उसने सेंचुरी भी बनाई है। हालांकि वो 11 साल नहीं खेला PSL, वो खेला 3-4 साल ही है PSL, उसमें 400 किए हैं उसने। तो मींस के उसके अंदर कुछ टैलेंट है, तो उसने 400 किए हैं ना। तो इनकंसिस्टेंसी इनकी बैटिंग में,
बॉलिंग में अगर आप देखें, बॉलिंग में तो इनको कुट पड़ रही है, लेकिन इनकी बैटिंग है बहुत डेंजरस। अगर आप T20 की बात करते हैं तो अगर आप फर्स्ट से लेकर लबुशेन को छोड़ के अगर आप मैक्सवेल पे आ जाए एग्जैक्टली, तो आप जितना भी देखें, इवन हसान खान, मैंने कहा ना हसान खान जो है बिल्कुल जो है ना उसको सही यूज नहीं किया। हसान खान, इरफान खान न्याजी में अगर एक मिनट है, इरफान खान न्याजी को आपने बहुत चांस दे दिए, उसने एक परफॉर्म नहीं किया यार। आप हसान खान को आप इतना नीचे कैसे कर सकते हो? आप हसान खान को ऊपर लेके जाओ, वो अच्छा टैलेंट है, उसने इंप्रूव भी किया अपनी बैटिंग, तो वो मैच जितवा सकते हो और पिछले मैचेस उसने जितवाए भी हैं। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हसान खान माजी में पाकिस्तान अंडर-19 टीम की कप्तानी कर चुके हैं और जब उन्होंने देखा कि उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान में रोशन और ताबनाक नहीं है तो उन्होंने अमेरिका जाकर क्रिकेट खेलने का फैसला किया और वहाँ किंग्समैन क्रिकेट क्लब से भी वाबस्ता हुए और अब किंग्समैन की टीम का हिस्सा है, हैदराबाद किंग्समैन का। हम एक ब्रेक ले रहे हैं ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम, ओपनर में कह रहा था, इन्होंने ओपन भी किए थे जब 2007 में इन्होंने अपने डेब्यू पे सेंचुरी, 2009 में अपने डेब्यू पे सेंचुरी स्कोर की थी श्रीलंका के खिलाफ, तो वहाँ इन्होंने इनिंग्स भी ओपन की थी। यूनुस खान उस वक्त कप्तान थे, उन्होंने कहा कि आप इनिंग्स ओपन करेंगे। और इनके साथ मौजूद है मोहम्मद समी जो हैट्रिक्स बना चुके हैं। HBL PSL में भी इन्होंने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ हैट्रिक की थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से, और दोनों को क्रिकेट का जो है बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट का तजुर्बा, इंटरनेशनल क्रिकेट का। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम इनसे कोचिंग पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि जो मैच कल खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की क्रिकेट टीमों के दरमियान। पेशावर ज़ल्मी नाकाबिले शिकस्त थी, लेकिन फिर उसके बाद आखिरी मैच वो हार गई। ओवरऑल आप क्या देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद कह रहा हूँ, पेशावर ज़ल्मी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेली है PSL 11 अगर आप देखें, और एक मैच जो वो हारे हैं मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है कि उनके लिए अच्छा भी है, क्योंकि सब टाइम हमारा एक सोचने का नजरिया है ना कि सारे जीत रहे हैं, बड़े मैच जी, तो मुझे लगता है वो एक दिन उनके साथ हो गया। वो भी इतना बुरा मैच नहीं आ रहा क्योंकि उनके दो मेन प्लेयरों ने इतना ज्यादा रन नहीं किया, बाबर भी इतना ज्यादा नहीं चले, मेंडेस जल्दी आउट हो गए थे, ठीक है। उसके बाद लेकिन ब्रेसवेल ने जिस तरह 80 ऑड रन किए, वहां से उनका जो है आपको पता चलता है कि उनकी डेप्थ कितनी है, नीचे भी डेप्थ कितनी है। बट जब वो बाबर और मेंडेस रन करते हैं तो नीचे वालों के लिए बहुत ईजी हो जाता है। एक और चीज है कि देखें वो जाके लाहौर खेले थे, अब उनको कल मैच खेलना है कराची में। आप इधर मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, आप उनकी बॉलिंग पे भी आए। सुफियान मुकीम की 17 विकेटें थी, मैंने जाने से पहले कहा था ना वो लाहौर में जाएंगे, लाहौर में उन्होंने सिर्फ 2 आउट किए 8 ओवर करके, तब वो भी दोबारा कराची आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कराची की जो कंडीशन है वो पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग को भी सूट करती है और उनकी बॉलिंग को भी सूट करती है। अगर आप उसी के सामने अगर इस्लामाबाद देखते हैं, इस्लामाबाद ने भी अच्छा कमबैक किया, 13 पॉइंट लेके आई है। उनकी टीम की अगर हम बात करें, अली रजा उसने अपने पेस से सबको मुतासिर किया है। अली रजा ने इस टूर्नामेंट में 10 विकेटें हासिल की हैं और नाहिद राना थे, नाहिद राना चले गए, उन्होंने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अपने फास्ट बॉलर्स पे उन्होंने ज़्यादा रिलाई किया है। फिर इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस को भी देख लें तो अगर उस लिहाज से आप देखें, अभी तो हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग के हवाले से, और मोहम्मद बासित उनके फास्ट बॉलर, उन्होंने 7 विकेटें ली। फिर खुर्रम शहजाद को तो एक ही मैच खिलाया। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं, उनकी फास्ट बॉलिंग ज्यादा बेहतर या आप समझते हैं कि सुफियान मुकीम जिनकी टॉप विकेट टेकर है 19 विकेटें, वो उन्होंने वाइटल रोल प्ले किया? मेरे ख्याल में देखें पेशावर ज़ल्मी की अगर बॉलिंग की बात करें तो बड़ा बैलेंस हुआ है। अगर आप बात करें इफ्तिखार की, उन्होंने पावर 12 विकेटें पावर प्ले में आके जिस तरह से बॉल किया वहीं से प्लेटफॉर्म सेट हो गया बाकी बॉलरों का। फिर आप मिडिल ओवर की बात करें, सुफियान मुकीम भी अब टॉप विकेट टेकर हैं PSL के, उन्होंने मिडिल ओवर संभाले में। आप बात करें फास्ट बॉलिंग की, शरीफुल थे, नाहिद थे, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया है एज अ बॉलर, तो वो आपके सामने फिर एक ट्रेंड बन गया। और अब उसके बाकी आने वाले बॉलर जैसे अली रजा हो गए, बासित हो गए, ये जिस तरह बॉलिंग करें लग रहा है थोड़ा फ्रीडम दिया हुआ है कि आपके अंदर जो बेस्ट है आप करो, ठीक है। एज अ पेस बॉलर आपको रन पड़ सकते हैं, लेकिन आप मेन थिंग है आप अटैक करो, आप विकेट लेने जाओ। और यही इनकी बॉलिंग की मुझे जो अच्छी बात लगी है कि विकेट लेने जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अगली टीमों पर हावी होकर बॉलिंग कर रहे हैं। अगर फवाद कराची की पिच पर, अब चूंकि कल कराची में खेलेगी पेशावर ज़ल्मी, तो कराची की पिच पर आप समझते हैं कि सुफियान मुकीम ज्यादा डेंजरस साबित होंगे? या तो बॉलर्स में फास्ट बॉलर
बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और जो अच्छा स्पिनर उसने भी अच्छी बॉलिंग की है। आप क्या समझते हैं सुफियान मुकीम और इफ्तिखार अहमद किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं? इफ्तिखार तो जाहिर है इस सर्कल में बॉल करता है तो जाहिर है उसका रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी है क्योंकि इस्लामाबाद के कॉनवे भी हैं, ठीक है, चैपमैन भी हैं, तो लेफ्ट हैंडर भी उनके पास हैं, तो इसलिए जो है इफ्तिखार बड़े यूजफुल होंगे। और अगर आप सुफियान मुकीम की बात करें, जैसे हमने बात की थी लास्ट शो में, अगर आपको याद हो मैंने क्या बोला था कि कोई भी बॉलर जो विकेट लेने नहीं जा रहा, सिर्फ बचने जा रहा है। सुफियान मुकीम की आपने कराची में जितनी भी बॉलिंग देखी है वो आउट करने जा रहे हैं, फ्लाइट से उन्होंने रॉन्ग वन भी की है, तो ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि मैं आउट करूं, वो रन रोकने नहीं जाते। और फिर जल्मी जो है ना, जल्मी भी यही चाहता है कि सुफियान मुकीम हमें आउट करके दे, तो जो प्रेशर जो है ना हम दूसरी टीम पे जल्दी डाल सके। जो मिडल ऑफ द ओवर है ना, जब 6 से लेकर जो 15-16 तक, अगर आप उसमें विकेट नहीं लेंगे तो इजीली जो दूसरी टीम है वो आपके खिलाफ 220-230 कर देगी, 215 कर देगी। अब चाहे जैसा भी विकेट हो, चाहे जैसे भी कंडीशन हो, अगर 220 होते हैं वो बनाने पड़ते हैं, वो फिर प्रेशर में आपके आते हैं। और अब ये बड़ा मैच है तो वो कोशिश करेंगे कि विकेटें जल्दी लें और कम से कम रन पे आउट करें, क्योंकि जो भी टॉस जीतेगा वो कोशिश यही करेगा कि भाई कि हम जो है पहले बॉलिंग करें, क्योंकि आप देख लीजिए जितने मैच भी उठा कर अगर 40 मैच हमने कहा है, 40 मैच हुए ना, 40 में तो मुझे ऐसा लगता है कि 34 मैच जो है ना चेस पे खत्म हुए हैं। और कराची में आप सभी क्या देखते हैं कि जो कल मैच है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, आप समझते हैं कि हदफ के ताक़ुब करने वाली टीम को एडवांटेज रहेगा या पहले बैटिंग करने वाली? देखिए स्टैट तो ये कहते हैं कि चेजिंग टीम को वो एडवांटेज होता है यहाँ कराची में, और स्पेशली ये जो PSL गया इसमें मुख्तलिफ तरह की सरफेस इस्तेमाल की हैं, पिचेज पे इस्तेमाल हुए, तो आई डोंट नो कि किस तरह की कल पिच हो और अगली टीम को टारगेट सेट करने में मुश्किलात आ रही हैं। आई डोंट नो कि अगर 160 का विकेट है और टीमें 200 का सोच रही हैं तो मुश्किलात आएगी। आप बात करें दोनों टीमों की, दोनों टीमें बैटिंग पावर हाउस का मतलब बैटिंग पे ज़्यादा डिपेंड कर रही हैं। और अगर इस्लामाबाद की बात करें तो देखें शुरू में उनके ओपनर ने रन किए, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट चलता गया अब उनका मिडल ऑर्डर भी स्कोर करते जा रहा है। तो मेरे हिसाब से कि दोनों टीमें यह बैटिंग पावर प्ले कोशिश करेंगी कि डिफेंड करें। तो बात 4 बैट्समैन इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऐसे हैं कि जिन्होंने रन स्कोर किए, बाकी नहीं इतने, चाहे वो समीर मिन्हास हो, चाहे मार्क चैपमैन हो, शादाब खान हो और डेवन कॉनवे। ये 4 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिन्होंने रन स्कोर किए और उनकी बैटिंग इन्हीं के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। आप समझते हैं कि पेशावर ज़ल्मी का टारगेट ये होंगे, खासतौर पर ओपनिंग में जिस तरह से समीर मिन्हास इनिंग्स ओपन कर रहे हैं? आपकी क्या राय है, बॉलिंग पेशावर किस तरीके से इन चारों को जेर करेगी? आपने जिक्र किया डेवन कॉनवे का कि वो कॉनवे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और बाकी जो बैट्समैन है उनको किस तरीके से टैकल करेंगे? छोटा सा अगर आप समीर मिन्हास की थोड़ी सी बात करता हूँ, अगर आप देखेंगे शुरू के जो 6 मैच वो 7 मैच खेला तो वो 200+ रन कर गए थे जब से, उसके बाद वो कंसिस्टेंट नहीं, आखिरी 3-4 इनिंग्स में उन्होंने मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 40 से 50 रन ही बनाए आखिरी 4 इनिंग्स में। अभी तो उनके 299 रन हैं। एग्जैक्टली, कि सडनली उनको क्या हो गया ये मुझे समझ नहीं आया। शुरू में बहुत अच्छी बैटिंग, एग्जैक्टली, हम खुद तारीफ करते बैट्समैन, नो डाउट, मैंने अभी भी मैं उस पर हूँ कि जो एक प्रॉपर बैट्समैन हमें नजर आया, आते ही चलाना शुरू कर, एग्जैक्टली वो प्रॉपर बैट्समैन नजर आया समीर मिन्हास, अच्छा फ्यूचर, उसको काम करना पड़ेगा, लेकिन ये इनकंसिस्टेंसी जो है ना, अगर अभी से उसके अंदर आ गई तो आगे जाके मुश्किल होगी, क्योंकि वो ऐसा बैट्समैन है कि वो कंसिस्टेंट रह के कर सकता है। जहां तक आपने कॉनवे की बात की, देखें वो भी रन कर रहा है, फॉर्म में नहीं है। अगर देखें जब अगर आपको कॉनवे की अगर फॉर्म देखी जाए, पिछली जो वर्ल्ड कप वगैरह भी खेले बहुत जबरदस्त फॉर्म में, तो वैसी फॉर्म में नहीं जैसे मेंडेस फॉर्म में, जैसे बाबर आजम फॉर्म में, तो इस्लामाबाद की जो बैटिंग है वो इतनी ज्यादा फॉर्म में नहीं है। आप देखें शादाब भी ऑन एंड ऑफ है, वो रन करते हैं लेकिन वो इंपैक्टफुल करते हैं। आप हैदर अली को नीचे देख लें कि हैदर अली से बिल्कुल रन नहीं हो रहा है। अच्छा, चैपमैन को आप देख लें, चैपमैन भी कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, रन करते हैं लेकिन इनकंसिस्टेंट है। कल उन्होंने 69 रन जो किए अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। इसलिए अगर आप देखें तो पेशावर के बाद कंसिस्टेंसी ज्यादा है बैटिंग में निस्बत जो है इस्लामाबाद की। तो थोड़ी सी ये जो आपने 4 नाम लिए, अगर ये 4 प्लेयर डिलीवर करेंगे इस्लामाबाद के तो जब भी इस्लामाबाद जीत पाएगा, वरना उनके लिए मुश्किलात होंगी। अब लाहौर की पिच पर समी आप क्या देखते हैं? अभी तो कराची में कल मैच है, फिर जो अगला मैच है लाहौर में जो होगा हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, वहां आप पिच का रवैया कैसे देखते हैं? देखिए लाहौर की भी विकेट ऐसा लगा है कि थोड़ी सा फास्ट बॉलर को बॉल को सपोर्ट कर रही है। शुरू में अर्ली ऑन स्पेशली बात कर रहा हूँ कि थोड़ा स्विंग मिलता है, अगर बॉलर सही यूज करे तो 1-2 ओवर के अंदर अगर विकेट ले ले तो वहीं से आप प्लेटफॉर्म सेट
कर देते हैं, अगली टीम को थोड़ा सा बैकफुट पर धकेल देते हैं। मेरे नया बॉल का यूज बहुत जरूरी है लाहौर का, लेकिन जिस तरह की ओवरऑल नए बॉल के बाद विकेटें बनी है तो टीम में बहुत हाई स्कोर हो रहा है, तो बल्ले पर अच्छा आ रहा है बॉल। तो मेरे ख्याल में दोनों टीमें जबरदस्त हैं। और अगर बात करें मुल्तान सुल्तान हार के आ रही है और हैदराबाद जीतते हुए जा रही है, तो ये है कि मोमेंटम हैदराबाद के साथ है, तो और उस टीम पे प्रेशर भी नहीं है। एक टीम बिल्कुल नॉकआउट बाहर थी तो अब अंदर है, तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा मुल्तान के लिए। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और जीत की धुन जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड सर्फ एक्सेल एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो देखेंगे कि कौन कौन से टॉप बैट्समैन हैं, कौन कौन से टॉप बॉलर्स हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी के साथ जोश जगा दे जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 11 के हवाले से उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आराम का दिन है और ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय पेप्सी एंड सर्फ एक्सेल एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो अब मैचेस खेले गए, क्योंकि 9 मैच हुए, जिस तरह से पेशावर ज़ल्मी का एक मैच बारिश की नजर हुआ और इसी तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी एक मैच बारिश की नजर हुआ, लेकिन बकिया टीमों ने 10-10 मैचेस खेले। अगर हम देखें कि टॉप बैट्समैन कौन है, कुसाल मेंडिस ने क्या बैटिंग की है, उनकी बैटिंग को अगर देखें पूरे 500 रन हैं कुसाल मेंडिस के, और फिर उसके बाद बाबर आजम के 485 रन हैं। फवाद, आप कैसे देखते हैं कि 2 टॉप बैट्समैन पेशावर ज़ल्मी के, फिर उसके बाद फखर जमान लाहौर कलंदर्स की, लेकिन वो आउट हो गई है, और उसके बाद स्टीव स्मिथ मुल्तान सुल्तान्स के, उनके लिए चांस है, अभी उनको एक मैच और खेलना है। साहबजादा फरहान के लिए भी चांस है, फिर समीर मिन्हास के लिए भी चांस है, और शान मसूद, उन्होंने कम रन किए, कोई 50 नहीं, 40, 45, 44, उनके लिए भी मौका है कि वो 300 को क्रॉस करके आगे जाएं। देखिए, अगर बैटिंग की बात करते हैं, देखिए खुशाल मेंडिस जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में, जैसे हमने बात की कि वो इतनी अच्छी फॉर्म में श्रीलंका से खेलते हुए भी नहीं थे, और 500 रन करना 9 इनिंग्स आसान बड़ी बात है। अगर आप देखें, अगर एवरेज भी निकालते 50+ की एवरेज निकलती है इसमें, और उसके साथ साथ बाबर आजम है, 2 बड़े प्लेयर अपनी अपनी कंट्री को देखें रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर है, और दोनों परफॉर्मर हैं, तो वो दोनों एक साथ खेल रहे होते हैं। क्योंकि ओपनर्स अगर देखें, पहले उन्होंने उससे करवाई, क्या कहते हैं, हारिस से भी नहीं हुआ, फिर उन्होंने विंस को भी अपनाया, तो विंस से भी नहीं चले, लेकिन ये दोनों जो है ना कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये पेशावर के लिए जबरदस्त बात है। बाकी आपने जैसे फखर जमान बाहर हो गए, वही वाली बात है, 2-3 इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली और वो ठक करके 400 पे आ गए। बाकी स्मिथ, जैसे स्मिथ और ये साहिबजादा जो फरहान है, अब इनका क्या था कि ये लोग तो ऊपर जा रहे थे, ये लोग इनको ब्रेक लगा है थोड़ा सा ना, तो ये थोड़ी सी मुश्किल वाली बात है, बट स्टिल इनके पास चांसेस हैं कि अपनी परफॉर्मेंस जो है और बेहतर कर सकते हैं। बट बाकी अगर आप शान मसूद बहुत दूर है बेस्ट बैट्समैन से, बट उन्होंने जितना भी खेला है बड़ा अच्छा जबरदस्त खेला है, क्योंकि वो अपने नंबर से हट के खेले 4 नंबर पे, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने भी परफॉर्म किया। तभी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शान मसूद 160 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करेंगे, 298 रन है उनके, और कोई 50 नहीं है, लेकिन उन्होंने हर मैच में, जिस समय पहले भी कहा, 40, 41, 42, 44 इस तरह से उन्होंने रन किए। तो आप समझते हैं कि शान मसूद एक सरप्राइजिंग फैक्टर साबित हुए इस HBL PSL में। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से बिल्कुल रट ऑफ कर दिया था उनको T20 क्रिकेट से, तो आप देखें कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है, एक बड़ा नहीं किया, लेकिन हर मैच में 30-40 लेकर चले और हाई स्ट्राइक रेट से किया है, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा जबरदस्त है। आपके सामने है कि देखें, किसी को राइट ऑफ करें तो आपने जवाब बल्ले से देना है, वो आपको मिल गया, कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हो सकता है ओपन कर रहे होते, अगर तो हो सकता है ये नंबर और इनके अच्छे होते। तो और बात करिए, देखें खुशाल मेंडिस की अगर आप बात करें तो पिछले मैच में उनको विकेट कीपिंग करते हुए बॉल लगाया, देखना हुआ वो खेलते नहीं खेलता, और हाथ किस फ्रेम ऑफ माइंड से आप उसी तरह बारी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फवाद, इन बैट्समैनों की फहरिस्त में 10 बैट्समैनों में सिर्फ एक नया बैट्समैन है, समीर मिन्हास, बाकी आप देखें सब सीजन प्लेयर हैं। तो आप समझते हैं कि बैट्समैन मिले हमें इस HBL PSL 11 में? नहीं, बैट्समैन तो कोई नजर नहीं आया। अगर आप देखें, इवन बॉलर भी आपको नजर नहीं आया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देखिए, अगर आप कह दें कि एक आध परफॉर्मेंस से आप कह दें कि हमें ये बॉलर में कोई बॉलर नजर नहीं आया। देखिए, आप 250 रन अगर चेस करने जाए तो हर बैट्समैन आपको मारने जाएगा, आप आउट ही करोगे भाई। तो इसमें ऐसे तो नहीं है, अगर उसमें भी आपने 70 रन खा लिए तो मतलब मीन्स आप बिल्कुल ही फारेंगे। अगर आप बैटिंग की बात करते हैं, इसलिए हम समीर मिन्हास की बार बार बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला कि अगली जो लास्ट 3-4 इनिंग्स में उससे रन नहीं हुए, ठीक है, जैसे उसने शुरुआत की थी,
ठीक है, तो क्योंकि 3 मैचों में उसके मुझे ऐसा लगता है 180 और रन हो गए थे। अगर आप देखें तो अगली जो 5-6 इनिंग्स में उसने सिर्फ 100 रन ही किए हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं, बट जब वो खेलता है पता चलता है कि कोई बैट्समैन खेल रहा है, तो हमें ये एक बैट्समैन मिला। बाकी सीजन का यही होता है बेग साहब, जब आप खेलते रहते हो एक्सपीरियंस आते रहता है, तो आपको पता चलता रहता है कि आपको रन कितने कैसे करने। अच्छा, आप इनमें सब में देखें, ज्यादातर आप देखें कि कोई भी चलाने वाला नहीं है, जो इनिंग्स को ग्राफ करने वाले। एग्जैक्टली, तो वो सब के सब 10 नंबर जो टॉप 10 है, उसमें सब वो प्लेयर है। आप एक का नाम कहते कि यार ये तो मारता है, इधर मिड विकेट मार देता है, यहाँ चलाता है, सिर्फ सारे के सारे ऐसे जो ग्राफ करते हैं, जो लंबी इनिंग्स अपनी जो है ना इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, लेते हैं और फिर टीम को मैच भी जितवाते हैं। फवाद आलम ने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया कि आप इनको देखेंगे, कुसाल मेंडिस भी अपनी इनिंग्स को ये नहीं कि पहले ओवर से मारना शुरू कर दे, बाबर आजम, फखर जमान मारना शुरू करते, लेकिन स्टीव स्मिथ, साहबजादा फरहान, राइली रोसो, ये सारे ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी इनिंग्स को ग्राफ करते हैं। तो ये एक ऐसा साइन है इस HBL PSL में कि जो जिसे क्रिकेट की इस्लाम लपाड़े वाले जो है ना वो इतने कामयाब नहीं जितने के सेंसिबल बैटिंग करने वाले। देखिए, अगर बात करें तो स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो इन्होंने बाउंड्रीज भी मारी है। तो मेरे हिसाब से देखें, हाँ बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, रिलेट करते हैं कि गैप में मारें, तो ये इनके अच्छे पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगर आप बात करें तो आप जितने भी ओपनर हैं, ये इन्होंने ज़्यादातर बॉल कंज्यूम किए हैं और यही आपको इसलिए टॉप 10 में दिख रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में आप अगर देखें, 1-2 प्लेयर के अलावा एज सच परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। हालांकि हमारे को पाकिस्तान की टीम की भी अगर बात करें, वहां पे भी हम मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ढूंढ रहे हैं, लेकिन एज सच नजर नहीं आ रहा है इस पूरे ग्राफ के अंदर। 6 सेंचुरियां बनी है इस फहरिस्त में। उस्मान खान का नाम नहीं है, लेकिन अगर आप देखें, कुसाल मेंडिस ने भी 100 किया, बाबर आजम ने भी 100 किया, स्टीव स्मिथ ने भी 100 किया, फखर जमान और साहबजादा फरहान ने। क्या समझते हैं, T20 क्रिकेट में सेंचुरी बनाना मुश्किल काम है कि या उन लोगों के लिए आसान है कि जो ऊपर के नंबर पर आते हैं और पूरे के पूरे 20 ओवर खेलते हैं? एक तो पहली बात ये कि सेंचुरी किसी भी फॉर्मेट में बनाना आसान नहीं है, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो T20 हो। और T20 आपने बात करी कि जैसे कि इन्होंने जो सेंचुरीज बनाई ऊपर टॉप ऑर्डर पे बना सकते हैं। देखें, मेंडिस वन डाउन आके बनाया, बाबर ने ठीक है ओपन में बनाया, साहबजादा फरहान ने ओपन में बनाया, स्मिथ ने ओपन में बनाई, फरहान जो फखर ने ओपन में बनाई, उसने चौथे नंबर पे आके बनाया उस्मान खान ने। तो इतना इजी नहीं है कि चौथे नंबर पे आके 100 कर जाना। और जिस टाइम आप चेस करने जा रहे हो, आई थिंक 225 रन चेस कर रहे थे उस मैच में ये लोग, और 3 आउट हो गए थे आपके। तो उस वक्त मौके पे आके, तो जो प्लेयर होता है ना जिसको रन बनाने आते हैं, तो उसके लिए रन जो है नंबर इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर खड़ा हो जाऊंगा तो मैं रन बना सकता हूं। तो वो उस्मान खान के जरिए में नजर भी आया। सही। इसी नोट पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बॉलर्स के हवाले से बात करेंगे, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय पेप्सी एंड सर्फ एक्सेल एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और जोश जगा दे में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी से। कल जिस अंदाज से इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने मुल्तान सुल्तान्स को हराया, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि गेम चेंजिंग मोमेंट कौन सा था। सर्विस टायर्स के ताउन से हम आपको बताते हैं कि गेम चेंजिंग मोमेंट वो था जब मार्क चैपमैन ने 69 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को फतह से हमकिनार किया। देखते हैं सर्विस टायर्स की जानिब से गेम चेंजिंग मोमेंट। आपने देखा सर्विस टायर्स के ताउन से, और सर्विस टायर्स की कैंपेन का मकसद भी ये है कि दुनिया भर के राइडर्स को ये पैगाम देना कि दौरान सफ़र और सफ़र के बीच में जो आप जब सर्विस टायर्स इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके एतमाद पर पूरा उतरते हैं, और न सिर्फ ये कि आपका एतमाद पे पूरा उतरते हैं बल्कि आपके सफ़र को भी महफूज बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अब चलते हैं आगे की जानिब, बॉलर्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बॉलर्स जो हैं अपनी बॉलिंग की बदौलत जो प्ले ऑफ से कबल टॉप बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल हैं। अगर इस फहरिस्त पर नजर डालें, समी आपसे शुरू करते हैं कि 19 विकेटें सुफियान मुकीम की हैं, 16 विकेटें जो है शाहीन शाह अफरीदी की। अब उनकी टीम बाहर हो गई, सुफियान मुकीम के लिए अभी मौका है। हसन अली की टीम भी बाहर हो गई, उनकी 15 विकेटें। शादाब खान के लिए मौका है, उनकी 14 विकेटें। और मोहम्मद अली, इन पर बात करूंगा। आप बताएं, मोहम्मद अली वहां तो बड़े पिट रहे थे,
लाहौर में, लेकिन उसके बाद अब उनकी 13 विकेटें हो गई कराची में जो मैचेस हुए। आप और फवाद जो बात कर रहे थे कि मोहम्मद अली नई गेंद अगर करेगा तो मुखालिफ टीमों के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। या बिल्कुल, और जिस तरह प्रूव भी किया है, जिस तरह से नया बॉल आगे कर रहे हैं, फिर अपने पेस वेरी कर रहे हैं, फिर जिस लाइन से बॉल कर रहे हैं, जिस लाइन पे बॉलिंग कर रहे हैं। जब भी आज देखेंगे हैदराबाद की टीम ने यहाँ तक पहुंची है कि उनके बॉलरों में मोहम्मद अली फ्रंट लाइन से लीड कर रहे हैं। हुनैन शाह के 12 शाह भी बहुत जबरदस्त प्रोस्पेक्ट है, उन्होंने भी जिस तरह से परफॉर्म किया, तो इन दोनों बॉलरों का बड़ा हाथ है हैदराबाद को यहाँ तक लाने में। और बात करें सुफियान मुकीम की, तो कराची मैच है, तो मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इनका रोल कि अगर ये 2-3 आउट करते हैं तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद को बहुत ज्यादा मुश्किल होंगी। पीटर सिडल 41 बरस की उम्र में वो खेल रहे हैं और वो सारे के सारे मैचेस खेले हैं फवाद। ये हैरत की बात है कि उनकी फिटनेस जो इतनी जबरदस्त है कि 10 के 10 मैचेस खेले और उन 10 मैचेस में उन्होंने 13 विकेटें हासिल की हैं। एक तजुर्बाकार बॉलर की मौजूदगी एक टीम के दीगर बॉलर्स का मोरल अप करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको थोड़ा सा इस तरह भी करता हूँ, डबल स्टैंडर्ड हमने पहले भी लास्ट प्रोग्राम में बात की थी। लेकिन इधर आप 41 साल कह रहे हैं, पीटर सिडल को कह रहे हैं, टर्नर को देख लें, और जितने ज्यादातर फॉरनर प्लेयर हैं अगर आप उनकी एज निकालेंगे ना तो मेरे ख्याल से 32-33 के बाद की निकलेगी एवरेज जो निकलेगा। और यहाँ पर हम 30, 32, 33 साल के बाद खेलना, डोमेस्टिक नहीं खेलने दे रहे, डिस्ट्रिक्ट नहीं खेलने दे रहे। तो ये बड़े गौर करने की बात है कि बाहर से आप लाके उस एज पे खिला रहे हो, फिर हम बातें कर रहे उनकी क्या फिटनेस है, वो तो सारे के सारे मैच खेले, तो करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि वो खेल रहे हैं ना। आप एक प्लेयर को खेलने नहीं दोगे तो वो अपने आप को प्रूव कैसे करेगा? मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है इस चीज का। बाकी पीटर सिडल पे आते इतना एक्सपीरियंस है वो सारा एक्सपीरियंस अपना जो है ना कर रहे हैं। और उसके साथ देखें, जैसे आपने इस्माइल भट्टू की बात की, ठीक है, और फायदा हो रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि सीख रहे हैं ना उनसे, ठीक है। और ऐसे प्लेयर होते हैं जो खुद सीखना भी चाहते हैं, और ये लोग ऐसे प्लेयर हैं जैसे पीटर सिडल हो गए, ये लोग ऐसे हैं कि ये समझाएंगे भी, ये आपको जो है ना और डेवलप करेंगे, यार आप इंप्रूव करो ताकि किस कंडीशन में, किस तरह, किस सिचुएशन में, किसके अगेंस्ट, किस बैट्समैन के अगेंस्ट क्या क्या बॉलिंग करनी है, तो उससे बहुत फायदा होता है। ठीक, सभी जिस तरह से फवाद ने कहा, आप भी फास्ट बॉलर रहे, कितना फायदा होता है एक सीनियर तजुर्बाकार बॉलर अगर आपके साथ हो उस मैच में, तो टीम से फास्ट बॉलर को कितना फायदा? देखिए, इकबाल में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन मेरे सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं समझता हूँ जितने भी यंग फास्ट बॉलर आते हैं इनको एम्पावरमेंट देनी है। जब तक आपको खुद इनके डिसीजन मेकिंग में एम्पावरमेंट नहीं देंगे और इनके अपना दिमाग नहीं चलेगा बॉलिंग का, ठीक है, एज सीनियर हम गाइड करते हैं बिल्कुल कि इस पोजीशन में आप क्या क्या आपका बेहतर ऑप्शन है, वो जरूर एज ए सीनियर पर आप गाइड करते हो, लेकिन डिसीजन कम इटसेल्फ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है हर परफॉर्मेंस की, अच्छी भी बुरी भी। तो मेरे ख्याल में इस तरह से हम अगर उजागर करें, और यही अब कल्चर मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलियन कल्चर जो आपको है, यही कल्चर अब ऑस्ट्रेलियंस की है। अगर आप देखें इस PSL में ऑस्ट्रेलियन, तो ये अब जितने भी ऑस्ट्रेलियन खेले, मेरे ख्याल में इनके साथ अगर टीममेट में आप बच्चे जो खेल रहे हैं उनको देखें तो वो उनके गेम में नजर आता है कि एम्पावरमेंट ले रहे हैं, अपने गेम के बारे में डिसीजन ले रहे हैं कि अब हमें क्या बॉल करना है, शेयर कर रहे हैं उनके साथ, उनके तजुर्बे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, सीखने का अमल देखें हमेशा जारी रहता है, चाहे आप आखिरी दिन तक क्रिकेट खेलें, तो ये आप बच्चे सीख रहे हैं। ऊपर से देखें, बड़ी अच्छी बात होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना क्या होता है। अब इन बच्चों को 18 साल 20 साल के बच्चों को अब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के आप खेल भी रहो, लेकिन आप अपनी बॉलिंग के खुद जिम्मेदार हो। अब इसी तरह ये ऑस्ट्रेलियन वे है कि आपको अपनी जिम्मेदारी मिलती है। आखिरी आपसे सवाल करूंगा कि हुनैन शाह की बॉलिंग को कैसे देखते हैं? कल उन्होंने 22 रन देकर 4 विकेटें एक ऐसे अहम क्रूशल मैच में हासिल की कि जहां जरूरत थी, और उन्होंने अपनी टीम को जितवाया भी और क्वालिफायर में भी पहुंचाया। वो जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से 7 मैचों में उनकी 12 विकेटें हो गई हैं, क्योंकि 6 मैचों में उनकी शायद 8 विकेटें थी, तो उन्होंने जो आखिरी मैच जो खेला उसमें 4 विकेट। लेकिन ये अच्छी बात है बेग साहब, क्योंकि जो यंगस्टर आता है, क्योंकि अभी वो भी यंग है, अंडर 19 अभी ओवर एज हुए, वो यंगस्टर हैं, लास्ट टाइम भी खेल चुके हैं टीम में, PSL से मुंसलिक हैं, ऐसी बात नहीं है, और डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं। तो ऐसा एग्जैक्टली कोई ऐसा प्लेयर आता है, ऐसा बॉलर आता है, तो आपको लगता है कि हाँ अब इसमें टैलेंट है, इसको अब शाइनिंग की जरूरत है, पॉलिश करना है, इनकी फिटनेस पे काम करना है, इनकी एक्यूरेसी और इनकी कंसिस्टेंसी पे काम करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। तो फिर हम अगली PSL में ना बात करें कि इसको क्या हो गया, तो इस पे भी जरा काम होना जरूरी है। ठीक है, ये बताते हुए कि आज तो आराम का दिन था, लेकिन कल इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पेशावर ज़ल्मी के मद्दे मुकाबले होगी नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में, और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। और देखते हैं कि कल कौन सी टीम जो है वो फातेह की हैसियत से मैदान से बाहर आती है। हम कल फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, फवाद आलम और मोहम्मद शमी को इजाज़त दीजिए, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन वॉज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी, एंड इट वॉज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड
सर्विस टायर्स। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।